कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम हंटर और बैकी था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट बड़े एक टावर पर फंसी हुई थीं। इनके फोन पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो किसी को फोन कर मदद भी नहीं मांग सकती थी। इससे भी बड़ी बात ये थी कि ये टावर रेगिस्तान के बीचों बीच था, इसलिए आसपास इनका किसी को देखना भी नामुमकिन था। और तो और अगर इन दोनों में से कोई नींद लेने की कोशिश करता तो गिद्ध आकर इनका मांस नोच लेते। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और क्या इस टावर से बच पाई या मरी गई, चलिए देखते हैं आज की हमारी इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी केव दिखती है जिसमें वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए अपना हाथ डाल देता है, लेकिन अचानक ही उस केव में से एक परिंदा बाहर निकलता है जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेफ्टी वायर से बंधे रहने की वजह से वो बच जाता है। यहाँ पर डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी हंटर और बैकी भी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ रही थी कि तब ही डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर बैकी आज भी उस वाकये में मरने वाले अपने हस्बैंड को याद कर बहुत दुखी थी। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी। इसकी इस बात की वजह से इसके फादर जेम्स बहुत परेशान थे। वो बैकी को इस वाकये से बाहर आने का कहते हैं, लेकिन बैकी उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन बैकी अपनी जिंदगी से तंग आकर काफी सारी गोलियां एक साथ खाकर मरने की कोशिश करती है कि तभी उसके फोन पर हंटर का कॉल आता है जिससे वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर उसके घर जाती है और हंटर बैकी को उस वाकये से बाहर निकालने के लिए कहती है कि उसने B67 टीवी टावर पर क्लाइंब करने का प्लान बनाया है जिसमें तुम भी मेरे साथ चल रही हो। अब क्योंकि हंटर जानती थी कि बैकी को एडवेंचरस जगह पर जाना बहुत पसंद है और काफी वक्त से उसने कोई एडवेंचर भी नहीं किया था, बैकी जो इस वक्त बहुत परेशान थी इसलिए वो हंटर को क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। लेकिन अगले दिन जब वो किचन में रखी वही दवाइयां लेने के लिए जाती है तो वो थोड़ी देर सोचती है और फैसला करती है कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने के लिए जाएगी। इसके बाद हंटर और बैकी दोनों उस टावर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बैकी हंटर के फोन में उसकी कुछ पुरानी फोटोज देखने लगती है। जैसे ही वो स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ती है तो उसको कुछ फोटोज दिखती हैं। तो हंटर की एक फोटो में वो नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ है। बैकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब ही यहाँ बैकी के फोन पर उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बैकी को पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूबर व्लॉगर है और यूट्यूब की आमदन से ही वो अपना खर्च उठाती है। इस वक्त बैकी की नजर उस खिड़की से टीवी टावर की तरफ पड़ती है जहां पर उन दोनों ने जाना था। हंटर बैकी को बताती है कि ये टावर यूएस का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग हंटर और बैकी अपनी कार में बैठकर अपना सफर जारी रखती हैं। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते अपने चैनल के लिए व्लॉग बनाने लगती है जिसमें वो अपने व्यूअर्स को बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इस टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। और आखिरकार वो उस टीवी टावर के पास पहुंच जाती है जहां उसे गेट पर एक खतरे का निशान के साथ एक ताला मिलता है। यहाँ से वो दोनों गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगती हैं। रास्ते में इन्हें कुछ गिद्ध जमीन पर पड़े एक जानवर को खाते हुए दिखते हैं। अब हंटर उस चीज को भी अपनी व्लॉग में ऐड कर लेती है और उस मरे हुए जानवर की एक फोटो क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर पोस्ट कर देती है, जिस पर उसे जल्द ही काफी लाइक मिल गए थे। कुछ देर बाद वो टावर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपना व्लॉग बंद कर देती है। वहीं बैकी टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है और इसे लगता है कि वो ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि डैन के साथ होने वाले इंसिडेंट के बाद इसने कभी भी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर इसका डर दूर करने के लिए कहती है, जिसके बाद हंटर सेफ्टी रोड को इसकी कमर के साथ बांध देती है और टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये पूरा टावर काफी पुराना हो चुका था जिस पर बहुत ज्यादा जंग लगी हुई थी। इस टावर की सीढ़ियां भी हिल रही थी और नेट बोल्ट भी काफी लूज हो चुके थे। अब यहाँ पर ये दोनों काफी ऊपर चढ़ चुकी थी। तब ही बैकी के हाथ से सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बैकी थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके फिर भी उस टावर पर चढ़ने लगती है। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो आधे टावर पर चढ़ जाती हैं, यानी 1000 फीट पर, जहाँ से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। ये दोनों यहाँ पर कुछ देर आराम करती हैं और पानी पीने के बाद फिर से क्लाइंबिंग करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो 1800 फीट पर पहुंच चुकी थी और अब इन्हें सिर्फ 200 फीट ही ऊपर चढ़ना था। बैकी इतना ऊपर चढ़कर डरने लगती है क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही थी और सीढ़ियाँ भी काफी पुरानी होने की वजह से हिल रही थी।
वो हंटर से कहती है कि अब हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन हंटर इसे बोलती है कि इतना ऊपर आकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। जिसके बाद वो वापस से ऊपर चढ़ने लगती हैं। यहाँ से टावर के ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक था। रास्ते में लगी हुई कुछ स्टिक्स को हंटर ने काफी आसानी से पार कर लिया था और अब वो बैकी को भी इन्हें पार करने में मदद कर रही थी। अब जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जा रही थी वैसे वैसे हवा का प्रेशर काफी बढ़ता जा रहा था, जिससे बैकी और भी ज्यादा डरने लगती है। सीढ़ी के नट बोल्ट एक एक कर गिरने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान ये दोनों ऊपर चढ़ना जारी रखते हैं और फाइनली वो दोनों टावर की टॉप पर पहुंच जाती हैं, जहां पर एक और नेट बोल्ट खुलकर नीचे गिर चुका था। यहाँ पर हंटर दोबारा से अपना व्लॉग बनाना शुरू करती है और वीडियो में अच्छे शॉट लाने के लिए वो ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपने व्यूवर्स को अच्छा कंटेंट देने के लिए बैकी को उस ड्रोन का रिमोट पकड़ाकर खुद उस टावर के सहारे एक हाथ पर लटक जाती है और शॉट लेने के बाद वो फिर से ऊपर आ जाती है और सेम यही चीज बैकी को भी करने का कहती है, लेकिन बैकी उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। जिस पर हंटर उसे कहती है कि उसका डर भगाने के लिए ये सबसे बड़ा मौका है। जिसके बाद बैकी हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करवाती है और हंटर इसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बैकी वापस ऊपर आ जाती है। यहाँ पर बैकी अपने हस्बैंड की हस्तियां भी लेकर आई हुई थी और डैन को याद करते हुए वो इन हस्तियों को यहाँ पर गिरा देती है। इस मौके पर बैकी और हंटर काफी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी सेफ्टी वायर को खुद से कनेक्ट करती हैं और बैकी नीचे जाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और वो सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर किसी तरह इसे पकड़कर ऊपर खींच लेती है। जिसके बाद बैकी डर के मारे रोने लगती है और अचानक वो दोनों हंसने लगती हैं और नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि अब उनके नीचे उतरने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं है। वो दोनों अपने अपने फोन को चेक करती हैं, लेकिन उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था और उनका बैग भी नीचे डिस्क पर गिर चुका था, जिसमें उनके खाने पीने का सामान था। यहाँ ऊपर टावर पर इन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने पर इन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों चीजें इनकी किसी भी काम की नहीं थी। ये सब देखकर बैकी हंटर पर भड़क जाती है। हंटर उसे ये कहते हुए चुप कराने की कोशिश करती है कि हो सकता है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज सुनकर कोई उनकी मदद करने के लिए आएगा और इसलिए अब हम दोनों को इंतजार करना होगा जब तक कि कोई नहीं आ जाता। तब ही हंटर नोटिस करती है कि सीढ़ी पर से गिरने की वजह से बैकी के पाँव में चोट लग गई थी और अब इस चोट से ब्लड बाहर आ रहा था, जिस पर हंटर बैकी की चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। कुछ वक्त के बाद बैकी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर हंटर गलती से डैन का नाम ले देती है, जिससे बैकी के मन में हंटर के लिए शक बैठ जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जहां उसने कुछ देर पहले ही सोशल साइट पर एक मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, जिससे इन्हें एक आइडिया आता है कि वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करके इस फोन को उस रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे। ये सोचकर कि नीचे जाने पर फोन में सिग्नल आ जाएंगे और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाएगी, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। इसके बाद इन्हें लगता है कि जरूर जमीन पर तो नेटवर्क होगा, इसलिए वो अपने फोन को जूते में डालकर उसके चारों ओर अपनी जुराबों को फंसाकर जूते को नीचे फेंक देती है। यहाँ टावर पर अचानक बैकी का ध्यान हंटर के दूसरे पैर की तरफ जाता है, जहाँ उसे 143 का टैटू बना हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड हमेशा उसे आई लव यू कहने के लिए 143 का कोड इस्तेमाल करता था। लेकिन बैकी इस चीज को भी इग्नोर करके इस टावर से नीचे उतरने के लिए कोई आइडिया सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद उन लोगों को दूरबीन से नीचे जमीन पर टावर के पास गुजरता हुआ एक आदमी अपने डॉग के साथ दिखाई देता है, जिससे वो उस आदमी पर मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई होने की वजह से उनकी आवाज नीचे नहीं जाती। यहाँ हम देखते हैं कि हंटर ने जो फोन अपने जूते में डालकर नीचे फेंका था वो पूरी तरह टूट चुका था और अब उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर बैकी चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते उस आदमी की तरफ फेंकती है ताकि इस आदमी का ध्यान इनकी तरफ ऊपर आ सके, लेकिन वो आदमी ये नोटिस नहीं करता क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इसके बाद बैकी वो फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे ये कहते हुए फ्लेयर गन चलाने से मना कर देती है कि अभी दिन का वक्त है, इसलिए किसी को भी इस फ्लेयर गन का पता नहीं चलेगा। इस दौरान वो दो और आदमियों को थोड़ी दूर नोटिस करती हैं जो यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे, लेकिन इन्हें देखकर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि थोड़ी अंधेरे होने पर वो इसी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगी ताकि वो लोग उन्हें नोटिस कर सके। और कुछ देर बाद रात हो जाती है और बैकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है, जिससे
जिससे वो आदमी इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर बेकी और हंटर अपने हाथ हिलाते हुए जोर जोर से चिल्लाकर इनसे मदद मांगने की कोशिश करती हैं। इसके बाद वो दोनों नोटिस करती हैं कि वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे हैं, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी मदद करने की बजाय वो आदमी उनकी कार को चुरा कर भाग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी हो जाती हैं और अब उन्हें जल्दी से कोई आइडिया भी समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर बेकी इसके पैर पर बने हुए टैटू के बारे में पूछने लगती है, जहाँ हंटर ये बताती है कि उसका डैन के साथ 6 महीने पहले अफेयर रहा था। इसके लिए वो उससे माफी मांगने लगती है कि उसने बेकी के हस्बैंड के साथ ताल्लुक रखकर बहुत बड़ी गलती की है। हंटर बताती है कि डैन उसे अच्छा लगता था और वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बेकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए इसने जल्द ही डैन से ब्रेकअप कर लिया था। बेकी ये सुनकर और भी दुखी हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों ही उसे धोखा दे रहे थे। अगली सुबह बेकी फोन चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस टावर पर चढ़े हुए उन्हें 24 घंटे हो गए हैं। अब इन्हें काफी भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए हंटर फैसला करती है कि नीचे डिस्क पर जाके अपने बैग को वापस लेकर आएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी रोड को टावर के साथ बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन डिस्क से थोड़ी ही दूर पर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर इस बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब इसके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए हंटर अपनी रस्सी खोलकर उस पर लटक कर जंप लेती है और डिस्क पर कूद जाती है। वो बैग को उठाकर इसमें से पानी निकालकर पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को उस रस्सी से लटका देती है, खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। तब ही बेकी इसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है। यहाँ पर हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है और वो बस ऊपर पहुंचने ही वाली थी कि तब ही उसका हाथ रस्सी से फिसल जाता है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, क्योंकि अपने हस्बैंड को खोने के बाद अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही बेकी डरती हुई नीचे देखने लगती है तो हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि हंटर के हाथ में काफी चोट लगी हुई थी, इसलिए बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बेकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, इसलिए वो वापस अपनी ओर ले आती है। यहाँ रात को बेकी को एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि हंटर की उस टावर पर मौत हो गई है और गिद्ध हंटर के जिस्म को खा रहे हैं। इससे वो डरती हुई उठती है और तब उसे पता चलता है कि ये एक बुरा सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो टावर के पोल पर चढ़ के जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है तो वो देखती है कि वो प्लग काफी लूज था, इसलिए बेकी को ऊपर लटकते हुए ही इस चार्जर को पकड़े रहना था जब तक के ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। अब काफी टाइम से प्लग को पकड़ने की वजह से बेकी के हाथ दर्द करने लगते हैं और इससे भी बुरी बात ये थी कि यहाँ पर काफी सारे गिद्ध आकर उस पर हमला भी कर रहे थे, जिससे बेकी के हाथ से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिसके बाद बेकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो बिल्कुल टूट जाता है और उनको ड्रोन कैमरे से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वो और भी डर जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो थकी हारी इस टावर पर हार मानकर बैठ जाते हैं। शाम के वक्त वहाँ तूफान आने लगता है, जिससे उनका बचना और भी मुश्किल हो गया था। यहाँ पर बेकी को नींद आ रही थी, इसलिए वो वहीं सोने लगती है, लेकिन हंटर उसे सोने से मना करती है, क्योंकि उनके सोते ही गिद्ध उन पर हमला करने लगेंगे। बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है, ताकि इस बार वो अपना मोबाइल फोन डालकर नीचे फेंक सके। तब हंटर उसे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही पड़ा हुआ है। यहाँ से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि हंटर जब डिस्क पर गिरी थी तो उसकी उसी वक्त मौत हो गई थी और इसके बाद बेकी खुद ही सरवाइव कर रही थी। यहाँ बेकी को हेलुसिनेशन होने लगता है, जिसमें वो हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। रात में बेकी तूफान में सरवाइव करने के बाद अपने फादर के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें वो बताती है कि वो घर आना चाहती है और वहीं दूसरी तरफ उसके फादर भी उसे लेकर परेशान थे। अगले दिन जब बेकी टावर पर सोई हुई थी तब एक गिद्ध आकर उसकी चोट पर से उसका मांस खाने लगता है, लेकिन अब क्योंकि बेकी को काफी भूख लग रही थी इसलिए वो उस गिद्ध को पकड़कर मार देती है और उसे खाने लगती है, जिससे उसमें कुछ जान आती है
और वो रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगती है जहाँ डिस्क पर हंटर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद वो अपने डैड को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और वो अपना फोन हंटर के जूते में डाल देती है, लेकिन इस बार वो जूते को हंटर की डेड बॉडी में घुसाकर उसकी बॉडी को नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में उसके फादर को बेकी का मैसेज मिलता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके उस टावर तक पहुंचने का कहते हैं। जैसे ही वो उस टावर तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पुलिस वाले एक बॉडी को कवर कर रहे हैं। ये देखकर उन्हें लगता है ये उसकी बेटी बेकी की बॉडी है जो जिंदा नहीं बच पाई। तभी उसे अपनी बेटी पुलिस की गाड़ी के पास खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।